ओके, तो कंटिन्यू करते हैं अपन थर्ड नंबर जो है अपना। थर्ड टाइप ऑफ टेरेन की बात करेंगे अब, जो ऑलरेडी दो बात कर चुके हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी माउंटेन रीजन ऑफ इंडिया की, और माउंटेन्स को हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। हिमालयस आर दी माउंटेन रीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद जहां हिमालय खत्म होते हैं उसके बाद में प्लेन रीजन चालू हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ये पूरा प्लेन रीजन है इंडिया का। दिस इज द प्लेन रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब तीसरा रीजन जो हम शुरू करने वाले हैं वो है द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो डेजर्ट्स मेजरली इंडिया में दो डेजर्ट हैं, ये बात ध्यान रखना। या डेजर्ट्स को बेसिकली दो तरीके की कैटेगरी में डाला जा सकता है। सबसे पहले डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां पर नमी की कमी हो, मॉइस्चर बहुत कम हो। ठीक है, यानी कि बरसात नहीं होती हो, तो वो एरिया अपने आप ही डेजर्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। साइंटिफिकली अगर ज्योग्राफी के हिसाब से डेफिनेशन देखें तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होनी चाहिए रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो बरसात गिरने की दर है उससे मुकाबले में इवेपोरेशन ज्यादा होना चाहिए। तो पूरे साल क्योंकि बरसात होती नहीं है, बहुत कम ही बरसात होती है और वहां पे पूरे में सूखा रहता है, इसीलिए वो डेजर्ट है। अब अगर वही डेजर्ट, क्योंकि मैंने बताया था कि टेम्परेचर जो है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक, आप समुद्र से कितना दूर हो, तो जितना ज्यादा दूर होगे उतना एक्सट्रीम होगा टेम्परेचर। समुद्र के बिल्कुल पास होगे तो एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होगा, समुद्र की हवा उसको रेगुलेट कर देती है। सेकंड, हमने बात की थी कितना लैटिट्यूड वाइज ऊपर हो, यानी कि आप इक्वेटर से कितना ज्यादा दूर हो, आप किस लैटिट्यूड पे हो। जैसे साइबेरिया में हमेशा ही ठंड होगी, तो वहां अगर रेगिस्तान भी होगा तो वो बर्फ के नीचे ही दबा रहेगा। ठीक है, तो वहां डेजर्ट नहीं हो सकता, है ना। बट अगर तीसरा फैक्टर वो है ऊंचाई, यानी कि अगर कोई एरिया पहाड़ के ऊपर है तो वहां टेम्परेचर कम होगा, बट वहां रेगिस्तान हो सकता है, वहां डेजर्ट हो सकता है। तो ऐसा ही, इसी बेसिस पे हमें यह समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड में दो तरीके के डेजर्ट होते हैं। एक होते कोल्ड डेजर्ट, एक होते वार्म डेजर्ट। जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं वो मेजरली हाई एल्टीट्यूड एरिया में होते हैं और वहां बरसात नहीं होती हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एशिया कॉन्टिनेंट जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था यहाँ पे गोबी डेजर्ट, टकलामकान डेजर्ट, ये सब जो है वो कोल्ड डेजर्ट है। क्यों? हाई एल्टीट्यूड पे हैं, लैटिट्यूड वाइज भी दूर हैं, और कॉन्टिनेंट में समुद्र से भी दूर है, तो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है, समुद्र का टेम्परेचर यहाँ रेगुलेट नहीं करता, तो यहाँ डेजर्ट है। बट क्योंकि लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों वाइज ऊपर है, हायर लैटिट्यूड हायर एल्टीट्यूड में है, ठंडे होंगे, कोल्ड डेजर्ट्स हैं। ऐसा ही एक और रेगिस्तान इंडिया में भी मिलता है, जिसको हम जो है वो यहां पर देखेंगे इस वाली जगह पर, लेह लद्दाख वाले रीजन में। तो हमें यहाँ पे जो दूसरा सेकंड टाइप ऑफ डेजर्ट मिलेगा इंडिया में, इसको हम यहाँ पर लेह का डेजर्ट कह सकते हैं, विच इज अ कोल्ड डेजर्ट। वहीं इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है थार डेजर्ट, विच इज अ वार्म डेजर्ट या हॉट डेजर्ट है जो, और वहां पे मिलेगा कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है इसको समझेंगे हम। सबसे पहले तो जो रेगिस्तान है राजस्थान वाला, ये मेजरली मानसून की विंड्स यहाँ पे जो है वो बरसात नहीं करती है, बहुत कम करती हैं। इस वजह से यहाँ पर जो है वो मेजरली रेगिस्तान है, डेजर्ट एरिया। दूसरा, यहाँ पे मेजरली कोई भी नदी नहीं बहती है, इस वजह से ये एक डेजर्ट एरिया है राजस्थान में। वहीं थार के सॉरी लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख में जो हिमालय की सबसे ऊंची माउंटेन पीक थी, यानी कि हिमाद्री हिमालय, उसको पार करके जो है वो विंड्स पीछे नहीं जा पाती हैं। यानी कि अगर विंड्स इस वाली तरफ से आ रही हैं तो विंड जो है वो इसको पार करके पीछे नहीं जा पाती हैं, या पीछे जाती भी हैं तो वो जब ऊपर उठती हैं, तो अगर कोई माउंटेन चेन बीच में आ जाती है ना, तो एक साइड बरसात होती है और दूसरी साइड बरसात कम होती है। जितनी ऊंची माउंटेन चेन होगी उतनी कम पीछे बरसात होगी। इसके पीछे का रीजन है जो समझ लेना, जब विंड इस वाली तरफ से आती है तो वो क्या होती है, हैवी होती है, उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है। हवा को ऊपर उठने के लिए वार्म होना पड़ता है, गर्म होना पड़ता है। सही बात है, तभी हवा ऊपर उठेगी। गर्म होगी तो एक्सपेंड हो जाएगी, यानी कि इसके मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जब मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज्यादा मॉइस्चर इकट्ठा कर लेते हैं तो मॉलिक्यूल इकट्ठे हो के बूंद बन के गिरते हैं, बरसात किसी को तो कहते हैं। अब अगर वो मॉलिक्यूल इतने दूर हो गए हैं कि वो आपस में एक दूसरे से मिलकर बूंद नहीं बना पाते, तो वो हवा में रहेंगे, बरसात होगी ही नहीं।
तो यहाँ पे हवा जब गर्म होगी ऊपर उठने के लिए, तो उसकी वजह से एयर एक्सपेंड हो जाएगी। एयर एक्सपेंड होगी तो एयर जो है वो लाइट हो जाएगी और एयर में जो है वो मॉइस्चर नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जो एयर यहाँ आकर इकट्ठी हो जा रही है, वो एयर और ज्यादा एयर आने की वजह से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बरसात करती जाएगी, और जब वो ऊपर उठने लगेगी तो उसमें बरसात की कमी हो जाएगी। और जब वो इस वाली तरफ पहुंचेगी तो वो ऑलरेडी एक्सपेंडेड थी और उसमें मॉइस्चर कम हो चुका था, जब इधर पहुंचेगी तो बरसात नहीं होगी। इसकी वजह से हमने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में भी डिस्कस किया था, क्योंकि वहां पे जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज थी वो ईस्ट से आने वाली हवाओं को रोक लेती है और वेस्ट में बरसात नहीं होती है। तो वैसे ही हिमालय के साउथ की तरफ से आने वाली हवाएं नॉर्थ में जाकर तिब्बत में बरसात नहीं करती है। इसको हमने फिर पहले भी बात की थी, इसको कहते हैं रेनवर्ड साइड या विनवर्ड साइड, और इसको कहते हैं लीवर्ड साइड या रेन शैडो एरिया, है ना, रेन शैडो एरिया। और इसको कहते हैं विंडवर्ड साइड या रेनवर्ड साइड। तो ये मैकेनिज्म हर माउंटेन चेन के साथ में होता है। बट अगर माउंटेन बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है, जैसे अरावली, तो हवा उसके ऊपर से निकल जाती है। ठीक है, बट हिमालय बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, और यही रीजन है कि लद्दाख में बरसात नहीं होती। दूसरा, क्योंकि लद्दाख बहुत ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि लद्दाख पहाड़ों के बीच में स्थित है और घाटी में नहीं है, बिल्कुल ऊपर पहाड़ के प्लेट्यू पे है, पठार पे है। इस वजह से लद्दाख के अंदर जो है वो टेम्परेचर कम होता है। तो बरसात नहीं होने की वजह से रेगिस्तान है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से ठंडा रेगिस्तान है। इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। वहां खेती बहुत कम होती है, जहां थोड़ी बहुत पानी है वहीं होती है। तो अगर हम हिमालय और इंडिया का मैप जो है उसको इस तरीके से देखते हैं, तो मैं यहां पर इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये डायरेक्शन साउथ है। तो हमें पेनिनसुलर इंडिया जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, पठार टाइप है, प्लेट्यू रीजन है, साउथ इंडिया। फिर प्लेन एरिया आ जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन आ जाते हैं। फिर हिमालय चालू हो जाते हैं। हिमालय में सबसे पहले शिवालिक आता है, फिर मिडल हिमालय, मध्य हिमालय आते हैं। फिर और ऊपर जाने पर या इस स्तर से ही इसकी एक्चुअली थोड़ी सी हाइट बढ़ जाती है, और फिर उसके बाद में इधर से हिमाद्री चालू हो जाता है। हिमाद्री पूरी तरीके से पीछे जाने की बजाय थोड़ा सा ऐसे ऊपर है, और इस रीजन को ही हम जो है वो, ये हिमाद्री था, यहाँ लद्दाख है, ले लद्दाख वाला एरिया यहाँ पे है, लद्दाख रेंज यहाँ पे है, काराकोरम माउंटेन यहाँ पर है, और उसके पीछे प्लेट्यू रीजन है पूरा, जिसको तिब्बत के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत जो है वो ऊंचाई पर स्थित है चाइना में। काराकोरम हाईएस्ट माउंटेन्स में से एक है। हिमाद्री और ज्यादा ऊंचे हैं, काराकोरम से भी ऊंचे हैं। फिर नीचे आते हैं तो मिडल हिमालय आ जाता है, कश्मीर वैली यहाँ बीच में इस घाटी में है। इसलिए थोड़ी ऊंचाई होने की वजह से वहां पे ठंडक होती है। हालांकि गर्मियों के दिनों में वैली में धूप तो उतनी ही तेज पड़ेगी। फिर नीचे आएंगे और जम्मू आएगा, और नीचे आएंगे तो पंजाब और यूपी के मैदानी इलाकों में आ जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो एमपी में पर्वतीय इलाके वगैरह आ जाएंगे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, साउथ इंडिया में, और फिर जाके समुद्र आ जाएगा। तो ये है नॉर्थ टू साउथ इंडिया का जो लैंडस्केप है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हिमालय में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके, 3 माउंटेन रेंज है हिमालय की। काराकोरम हिमालय का हिस्सा नहीं है, और तिब्बत जो है वो प्लेट्यू पर स्थित है, और ले जो है वो प्लेट्यू पर स्थित है। तो ये दोनों ही ठंडे रेगिस्तान है। बट इंडिया में कौन सा आता है? इंडिया में तिब्बत तो आता नहीं है, इंडिया में तो ले आता है, लद्दाख आता है। तो लद्दाख प्लेट्यू द कोल्ड डेजर्ट। तो यहां पर जो है वो मेजरली 2 डेजर्ट्स आ गए। ये हैं थर्ड रीजन ऑफ इंडिया। अब डेजर्ट रीजन को खत्म करके हम अगले रीजन पे आ जाते हैं, जिस रीजन को हम जानते हैं द प्लेट्यू ऑफ इंडिया, पठार क्षेत्र। ठीक है, तो अगले रीजन के अंदर हमें बहुत सारे प्लेट्यूज देखने हैं, और जो इंडिया के प्लेट्यूज हैं वो
अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, उनको अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अरावली के इधर से ही चालू हो जाएंगे। अरावली के पास में इस वाली जगह पर मालवा प्लेट्यू लिख रखा होगा, मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू से अगला इधर चलते हैं, एमपी यूपी बॉर्डर वाले इलाके को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड के बाद में बघेलखंड आता है, और उससे आगे जाएंगे तो यहां मिलेगा अपने को छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर पठार। इसमें दो हिस्से हैं मेजरली, नॉर्थ वाली तरफ में हजारीबाग लिखा होगा, हजारीबाग प्लेट्यू नॉर्थ में, बीच में छोटा नागपुर प्लेट्यू, और इधर साउथ की तरफ में रांची प्लेट्यू। प्लेट्यू एक ऐसा रीजन होता है जो कि आसपास के इलाके के मुकाबले में बीच में से उठा हुआ हो, एक टेबल लैंड, यानी कि ऊपर से फ्लैट एरिया, जनरली फ्लैट, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही स्केल से नाप के फ्लैट, बट हाँ लगभग बराबर होगा, और दोनों तरफ, चारों तरफ जो इलाके होंगे वो उसके मुकाबले में उठा हुआ होगा, ऐसा एरिया प्लेट्यू कहलाता है। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के मुकाबले में और आसपास के यहाँ कोस्टल एरिया के मुकाबले में उठा हुआ है बीच में से, प्लेट्यू हो गया। तीनों मिल गए, छोटा नागपुर, हजारीबाग और रांची प्लेट्यू। फिर इधर आ जाएंगे मेघालय में, मेघालय प्लेट्यू, यहाँ पे मेघालय प्लेट्यू, यानी कि खास बात ये, मेघालय में जो पहाड़ हैं वो प्लेट्यू का हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस, ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्लेट्यू का हिस्सा है। ये इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू वगैरह से जुड़ा हुआ था, बट बीच में से ये नदियों के बहने की वजह से ये हिस्सा अलग हो गया, कट गया, है क्या, प्लेट्यू है। फिर इधर साउथ में आने पर डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा अपने को, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू इज इंडियाज बिगेस्ट प्लेट्यू। ये महाराष्ट्र वगैरह के अंदर, तेलंगाना बॉर्डर वगैरह के आसपास के इलाकों में है पूरा ये एरिया, डेक्कन प्लेट्यू। उसके बाद में इधर तेलंगाना वाले हिस्से में इसको तेलंगाना प्लेट्यू भी कहते हैं, इसका एक छोटा हिस्सा है तेलंगाना प्लेट्यू। कर्नाटका वाले हिस्से में इसको कर्नाटका प्लेट्यू भी कहते हैं, कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, ये इसके कुछ हिस्से हैं, ठीक है। तो ये है हमारे प्लेट्यू रीजन। अब प्लेट्यूज बने कैसे ये सब प्लेट्यू बने हैं मेजरली वॉल्केनो की वजह से, ज्वालामुखी एक्टिविटी होने की वजह से। ये पूरा हिस्सा, ये पहले गोंडवाना का हिस्सा था, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, इंडिया की जो प्लेट है वो हिमालय के बनने से पुराने हैं, ये डायनासोर टाइम पीरियड के, और यहां पे बहुत सारा लावा निकला था, जिसके बहने की वजह से ये लेयर बाय लेयर ऐसे इकट्ठे हो गए, परत की जैसे इकट्ठे हो गए, और यही जो है वो डेक्कन ट्रैप्स या डेक्कन प्लेट्यू कहलाते हैं। तो डेक्कन ट्रैप्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल रीजन है, यहां काली मिट्टी मिलती है, ब्लैक सॉइल इज फाउंड हियर मेनली, इसीलिए गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी तिलहन यानी कि मूंगफली वगैरह, जो तिल वाले अनाज होते हैं, तिल है आपके, और जो ऑयल सीड्स जिनको बोलते हैं अपन, सरसों वगैरह, ये वाली सारी चीजों का प्रोडक्शन अच्छा होता है इन स्टेट्स में। सेकेंडली, ब्लैक सॉइल के अंदर कॉटन की खेती अच्छी होती है, कॉटन प्रोडक्शन स्टेट्स भी हैं ये। यही कारण है कि खासतौर से गुजरात और महाराष्ट्र में कॉटन मिल्स बहुत ज्यादा हैं, और कपड़े का इंडस्ट्री है पूरी इस रीजन में। इंडिया में सबसे ज्यादा जो मिनरल वेल्थ है, मिनरल रिसोर्सेज हैं, वो इन्हीं प्लेट्यू में मिलते हैं, प्लेट्यू रीजन में मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो यहां पर
उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड, छोटा नागपुर, ये वाला एरिया कोल और आयरन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। बोकारो, जमशेदपुर, ये सब जो इंडस्ट्रियल टाउन है वो यहीं पर है। फिर यहाँ पे साउथ में जो कर्नाटका प्लेट्यू है, कर्नाटका के अंदर इन वाले एरियाज में आयरन डिपॉजिट बहुत ज्यादा है। फेमस आयरन माइल्स बेलरी वगैरह में बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और इनफैक्ट इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन जो अब तो एक्टिव नहीं है, पर पहले जो थी के कोलारी गोल्ड फील्ड्स या कोलार गोल्ड फील्ड जिनको कहते हैं, केजीएफ मूवी भी जिसपे बनी है। केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड जो है वो कर्नाटका में ही था, बट अभी उसमें से गोल्ड नहीं निकल रहा है। बट इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन माना जाता है इसको। तो ये प्लेट्यू रीजन में ही मेजरली जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं वो मिलते हैं। इंडिया का मेजर मिनरल वेल्थ इन प्लेट्यू रीजन में। इनफैक्ट मेघालय तक में भी कोयले के भंडार मिलते हैं। इतने नहीं है जितने इधर मिलेंगे, झारखंड और रांची प्लेट्यू में। इसी वजह से ये हजारीबाग और धनबाद, ये सारे इलाके, मयूरभंज, ये सब कोल माइनिंग एरियाज हैं। कोल और आयरन स्टील दोनों होने, आयरन होने की वजह से इस एरिया में ही सबसे ज्यादा कोल एंड आयरन इंडस्ट्री जो है वो मिलती है। ये एरिया इसीलिए फेमस है ना। तो प्लेट्यू रीजन की खास बात है कि यहाँ पे मिनरल वेल्थ बहुत ज्यादा है, मिनरल डिपॉजिट बहुत ज्यादा, मिनरल रिच एरिया मेनली। प्लेट्यू रीजन से आगे बढ़ेंगे अब अपन। तो नेक्स्ट एरिया, नेक्स्ट रीजन जो हमें इंपॉर्टेंट है उसको कहते हैं द घाट। फिफ्थ रीजन आ गया, हम पांचवा जो क्षेत्र आ गया है उनको कहते हैं घाट। घाट यहां से साउथ की तरफ ऐसे देखने को मिलेंगे, इनको वेस्टर्न घाट कहा जाता है। वहीं इधर की तरफ इनको ईस्टर्न घाट कहा जाता है। हालांकि वेस्टर्न के मुकाबले में ईस्टर्न जो है वो लगातार नहीं है। क्यों? इनके बीच में से नदियां निकलने की वजह से ये कट गए हैं, घिस गए हैं। दूसरी तरफ मेजरली वॉल्केनिक इरप्शन जो हुआ था जिसकी वजह से ये डेक्कन का प्लेट्यू वगैरह बना, वो सब हुआ वेस्टर्न घाट वाले एरिया से था। तो वॉल्केनिक फ्लो मेजरली इस वाली तरफ रहा, वॉल्केनो का फ्लो इस तरफ रहा। तो इस जगह को अगर हम देखते हैं, क्रॉस सेक्शन अगर इस जगह का देखेंगे हम, तो हमें समझ में आएगा ये जगह जो है वो वेस्ट है और ये जो है वो ईस्ट है इंडिया का। अगर मैं इंडिया के लैंड मास को बीच में से काट के देखूं तो सबसे पहले तटीय इलाकों के बाद में या तटीय क्षेत्र जो है वो आएगा। तटीय क्षेत्र के बाद में इधर से पहाड़ जो है वो उठना चालू होंगे, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है वो इस तरीके से उठ के थोड़े से नीचे की तरफ दिखाई देंगे और ईस्टर्न घाट ऐसे दिखाई देंगे और फिर इधर तट आ जाएगा, कोस्ट आ जाएगा। ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट। तो वेस्ट के मुकाबले में ईस्ट की तरफ ऊंचाई कम है, बट ये एरिया आसपास के इलाके से, कोस्टल एरिया से उठा हुआ है इस तरीके से। तो ये एरिया जो है वो एक प्लेट्यू बना रहे हैं और मेजरली वेस्टर्न घाट की तरफ से नदियां बहती हैं जो इधर ईस्टर्न घाट की तरफ बह रही हैं, क्योंकि इधर की तरफ ढाल ज्यादा है। तो वो नदियां ईस्टर्न घाट को काटती हैं, साथ ही साथ इस डेक्कन प्लेट्यू के अंदर खाइयां बनाती है। इसीलिए ईस्टर्न घाट जो है वो लगातार नहीं है, वो बीच में से कटे हुए हैं। वहीं वेस्टर्न घाट लगातार है। तो घाट बने किस लिए? वही वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से। बट घाट क्या करते हैं? घाट डेक्कन एरिया को कोस्टल एरिया से अलग कर देते हैं, कोस्टल तटीय इलाकों से अलग कर देते हैं। तो ईस्टर्न घाट नॉन कंटिन्यूअस, वेस्टर्न घाट आर कंटिन्यूअस।
वेस्टर्न घाट में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना। वेस्टर्न घाट में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। इंडिया में 2-3 जगह ही हैं जहां एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, तो ध्यान रख लेना, खास तौर से वेस्टर्न घाट आर द रीजन जहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, इस वाले रीजन में, खास तौर से साउथ वाले रीजन में, इधर वाले रीजन में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। क्यों? मानसून की हवाएं सबसे पहले आकर इधर टकराती हैं, इसीलिए इन रीजन्स में बहुत ज्यादा बरसात होती है। और ये रीजन बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। वेस्टर्न घाट आर वेरी बायोडाइवर्सिटी रिच। यहाँ पे बहुत सारे तरीके के प्लांट्स, बहुत सारे तरीके के एनिमल्स, बर्ड्स सब मिलते हैं, और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इस एरिया में, इसीलिए। और सेकंड एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं इधर की तरफ, मेघालय में, और यहां हिमालय के सबसे निचली पर्वत श्रृंखलाओं में, इन एरियाज में। क्यों? क्योंकि मानसून की हवाएं इधर आकर टकराती है, सेकंड वेव इधर आकर टकराती है। यही कारण है कि मेघालय में सबसे ज्यादा बरसात होती है, इंडिया की सबसे ज्यादा बरसात, इनफैक्ट वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बरसात का रिकॉर्ड है मौसिनराम, मेघालय। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड है बरसात होने का, मौसिनराम नाम की जगह है जो चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मेघालय में। वेस्टर्न घाट से जब नीचे उतरेंगे तो हमें मिल जाएगा सिक्स्थ रीजन, छठा प्रदेश जो इंडिया में आता है, सिक्स टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन या रीजन जो आता है, उसकी बात करेंगे अब हम। वो आते हैं कोस्टल प्लेन, तटीय मैदानी इलाके। तो कोस्टल प्लेन जो है वो अपने इंडिया के चालू हो जाते हैं यहां से, गुजरात से ही, है ना, और ये कंटिन्यू करते हैं इधर साउथ इंडिया तक। अब इन कोस्टल प्लेन को देखना चालू करेंगे हम, इधर वाली तरफ से चालू हो जाएंगे, मुंबई और महाराष्ट्र गुजरात वाली बॉर्डर, इस वाले एरिया में इन प्लेन्स को, इस वाले एरिया में इस प्लेन्स को मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा तक कोंकण तट, कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट, कोंकण कोस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण, KONKAN, कोंकण कोस्ट, इसको यहां पे कोंकण कोस्ट कहते हैं। गोवा तक इसको कोंकण कोस्ट कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। फिर इसके बाद में कर्नाटक और केरल में इसी तट को, इसी कोस्ट को जो है वो मालाबार कोस्ट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, मालाबार कोस्ट। फिर जब हम घूमे, मालाबार मिल गया होगा लिखा हुआ, उसके बाद जब हम घूमे तो तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक इसी तट को कोरमंडल कोस्ट, कोरमंडल तट कहते हैं। यहाँ पूरा इसको कोरमंडल कोस्ट, कोरमंडल तट कहा जाता है। और फिर इससे ऊपर जाने पर, कोरमंडल तट से ऊपर जाने पर, उड़ीसा और बंगाल के अंदर इसे कहा जाता है नर्दन सिरकार तट, नर्दन सिरकार कोस्ट, नर्दन सिरकार कोस्ट। फिर आ जाते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन क्या है? डेल्टा, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा हैं, वर्ल्ड के सबसे बड़े डेल्टा हैं। ये कोस्ट नहीं है, तट नहीं है, यहाँ वो नदियां अपने साथ मिट्टी लाकर इकट्ठी करती है, जो कि मिट्टी इकट्ठी होती जाती है और आइलैंड्स बनते जाते हैं, जिसकी वजह से नदी का चैनल ही बढ़ जाता है, नदी का जो इलाका है वो हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो ऐसा बनता है, नदी ऊपर से आ रही है, धीरे धीरे यहाँ पर मिट्टी इकट्ठी होने लगेगी। जब मिट्टी इकट्ठी होने लगेगी तो नदी जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, दो धाराओं में बढ़ जाएगी, और नदी में मिट्टी इकट्ठी होने लगेगी तो आइलैंड बनने लग जाएंगे। फिर ये जो नदी की दो धाराएं हैं, इनके बीच में भी ऐसा ही होने लगेगा। तो धीरे धीरे ये नदी जो है वो इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी,
और आगे जाने पर जैसे जैसे समुद्र पहले यहीं तक था, समुद्र यहीं तक था, अब मिट्टी इकट्ठी होते 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 आगे बढ़ता जाएगा, समुद्र भी पीछे धकेलता जाएगा और इसकी वजह से एक डेल्टा बन जाएगा, जो कि समुद्र का तट पहले ऐसे था तो वो अब डेल्टा ऐसे बन जाएगा। तो हमने जहां भी डेल्टा देखे हैं वहां हमने ऐसे देखा है कि डेल्टा में से ऐसे नदियां जो है वो इस तरीके से निकलती हुई दिखाई दे रही है हमें, या डेल्टा फॉर्मेशन जो है वो इधर से हो रही है ऐसे, ठीक है। अच्छा, कोस्टल प्लेन एरिया के अंदर बहुत सारे लेक्स हैं छोटे मोटे, जिनको हम आगे फर्दर जब हम स्टेट वाइज देखेंगे तब और नदी तालाब देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर उड़ीसा के अंदर एक छोटा सा लेक आ गया जिसको हम यहाँ पे जो है वो चिल्का लेक के नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक के नाम से जानते हैं। फिर जैसे ये कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा बन गया, जैसा अभी मैंने समझाया था, उसी तरीके से यहाँ पर कृष्णा रिवर का बन गया। नीचे जाएंगे तो कावेरी रिवर का बनेगा, ये कावेरी रिवर का डेल्टा है, कावेरी डेल्टा, नदियां इस तरीके से बनती हैं, बढ़ जाती है, ठीक है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा तो है ही ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके से नदी जो है वो छोटे मोटे आइलैंड्स बना रही है और ये पानी बढ़ रहा है, तो डेल्टा हो गया सुंदरबन डेल्टा। तो इस तरीके से जो है वो कोस्टल प्लेन में कुछ एक तालाब आते हैं, कुछ एक जगह आती है, जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम स्टेट वाइज नदियां और तालाब देखेंगे। लास्ट 7th टाइप ऑफ रीजन जो है वो इंडिया में वो है आइलैंड। इंडिया में आइलैंड भी हैं। इंडिया में आइलैंड भी हैं, तो कौन कौन से आइलैंड्स हैं? दो आइलैंड चेन है इंडिया के पास में, एक है अंडमान निकोबार और दूसरी है लक्षद्वीप। इनमें अंडमान निकोबार जो है वो मेनली वॉल्केनो से बनी है, कुछ एक आइलैंड इसके कोरल से बने हैं, वॉल्केनो और कोरल से बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ लक्षद्वीप जो है पूरी तरीके से कोरल से बने हुए। अंडमान निकोबार में आइलैंड की संख्या ज्यादा है, लक्षद्वीप में आइलैंड्स कम है। एरिया वाइज अंडमान निकोबार बड़ा है, लक्षद्वीप छोटा है, और ये दोनों यूनियन टेरिटरी भी हैं, ठीक है। तो ये हैं टोटल 7 रीजन्स ऑफ इंडिया, दीज आर द टोटल 7 रीजन्स ऑफ इंडिया।